हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एंड हम इस पर्टिकुलर सीरीज में एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। ठीक है। एंड साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर आपके लिए ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो और जब आप खुद के लिए शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें तो मेरे इन पर्टिकुलर नोट्स से आपको हेल्प मिले। एंड ये जो नोट्स हैं ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही बनाए हैं मैंने। तो ये इस तरीके के नोट्स है कि आपको यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म भी मिल जाएगा, सब कुछ टेबल फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आपको फ्लो चार्ट्स, मतलब इतने बड़े पैरा, जो एनसीईआरटी का जो था बड़ा पैरा था उसको मैंने जस्ट एक छोटे से पैरा में एक छोटे से फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आपको ये पूरे जो रिवीजन की बोल सकते हैं शॉर्ट नोट्स हैं यहाँ पर, वो आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को, जहाँ पर आज अपन को करना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर O2 और CO2 एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, ब्लड टू एल्विलाई एंड ब्लड टू सेल्स। ठीक है। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से हमारी बॉडी इंस्पायर करती है और एक्सपायर करती है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है इन द टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में। ठीक है। तो अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो वाली वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग थोड़ा रिलेट कर पाए। ओके, स्टार्ट करते हैं विद टुडेस टॉपिक, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड समझेंगे एंड देन वील गो फॉर द समरी सेक्शन। So alveoli are the primary sites of the exchange for the exchange of gases. तो अगर मैं बात करूँ alveoli की, तो जो आपका alveoli होता है वो सबसे टर्मिनल मोस्ट पॉइंट होता है आपका लंग का। ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके ये पूरा का जो पूरा आपका एल्वुलस होता है ये किससे कवर्ड रहता है? ये एल्वुलस जो है ये कवर्ड रहता है ब्लड वेसल से। ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये पूरे फाइन कैपिलरीज से कवर्ड रहता है। ठीक है। पूरे इस तरीके से फाइन कैपिलरीज से कवर्ड रहता है। तो जब आप एल्वुलस को देखते हो तो ऐसा लगता है कि वो ब्लड कंटेनिंग सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बट एक्चुअल में कैपिलरीज एल्वुलस के अराउंड सराउंडेड रहती है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर एल्वुलस की, तो मैं यहाँ पे एक बस इस तरीके से आपका कैपिलरी बना रही हूँ। ठीक है। अब एल्वुलर जो होता है ये बेसिकली प्राइमरी साइट होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले अगर हवा जो गैस है वो एक्सचेंज होनी है तो वो आपकी एल्वुलाई पे होगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। ठीक है। एक तो एक्सचेंज आपका यहाँ पे होता है एल्वुलस और ब्लड कैपिलरी के बीच में, और दूसरा जो होगा वो होगा आपके एक सेल और ब्लड कैपिलरी के बीच में। ठीक है। ये हमारी इस तरीके से हम सेल बना लेते हैं, दिस इज अ सेल। एंड यहाँ पे ब्लड कैपिलरी भी बना लेते हैं। ठीक है। इस तरीके से। ठीक। तो एक हमारी होती है कहाँ पे? सेल और ब्लड वेसल के बीच में, और दूसरा होता है एल्वुलस और ब्लड वेसल के बीच में। नाउ O2 and CO2 are exchanged in these sites by the simple diffusion. ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन गैसेस मूव करती है। ठीक। मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये एक टेबल दे रखी है जो कि इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। अब मैंने जब आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ाया था तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि किस तरीके से प्रेशर इंक्रीज करने पे एक गैस जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है। तो अगर हमें इंस्पिरेशन करना है, अगर हमें सांस अंदर लेनी है, इनहेलेशन करना है, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि लंग का हमें बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से बॉडी में अंदर की तरफ
एयर को मूव इन करना है। तो क्या करेंगे, हमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन या हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर को मूव कराना है। तो हम लंग्स में नेगेटिव प्रेशर डेवलप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, जिससे जो आपकी गैस है वो अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाए। तो हम कौन सी गैस सबसे ज़्यादा ड्रॉ इन करते हैं, दैट इज़ द ऑक्सीजन। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन की बात करूँ, तो एटमॉस्फेयर में इसका पार्शियल प्रेशर होता है 159। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत अच्छे से समझाया जाता है, बट यहाँ पे आपको अगर मैं समझाऊँ तो जैसे कि एक कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर कोई गैस ए फिल है, कोई गैस बी फिल है, सी फिल है, डी फिल है। मतलब देयर आर 4 टाइप ऑफ gases which is filled in this particular container। अब सपोज इस पूरे कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है दैट इज पी टी इक्वल्स टू पी, ठीक है। टोटल प्रेशर कितना है, पी। तो अब ये टोटल प्रेशर किससे बना होगा, पी ए के प्रेशर से, पी बी के प्रेशर से, पी सी के प्रेशर से, पी डी के प्रेशर से। इन सब के प्रेशर को मिला के ही तो ये वाला प्रेशर हमने कैलकुलेट किया होगा। सो दिस इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। तो इस पूरे कंटेनर में जितनी भी गैसेस हैं उनका खुद का जो एक प्रेशर, जो खुद का जो प्रेशर है दैट इज नोन एज द पार्शियल प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, लेकिन हमें ऑक्सीजन का पता करना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेरिक एयर इज 159। एल्विलाई में ये क्वांटिटी कितनी हो जाती है, 104 mm of Hg हो जाती है, which is smaller than the atmospheric air। So air will that so the oxygen will move from its higher pressure to the lower pressure, that is from the atmospheric to the alveolus। Fine। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके एल्वियल एटमॉस्फेयर से आके एल्वियोलाई में स्टोर हो जाती है, आगे भी तो मूव करती है ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो वाला ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है एंड वो ट्रैवल करता है टू द सेल, टूवर्ड्स द सेल, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना mm of Hg होता है, O2 95 mm of Hg होता है। अब टिश्यूज में सबसे कम होता है, टिश्यूज और ब्लड में दोनों इक्वल रहते हैं, सबसे कम होता है दैट इज 40 mm of Hg, 40 mm of Hg, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ये याद रखना। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जस्ट उल्टा होगा, जहाँ पे भी ऑक्सीजन का ज्यादा था वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, और जहाँ पे ऑक्सीजन का कम था वहां कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा। तो CO2 के केस में एटमॉस्फेरिक एयर की अगर अपन बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ओनली 0.3 mm of Hg, whereas in the alveoli it is 40 mm of Hg, तो बहुत ज़्यादा है। तो the carbon dioxide will move from alveolus towards the atmosphere, ठीक है। तभी अपन जब एक्सेल करते हैं तब अपन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। फाइन। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सबसे कम है दैट इज 40 mm of Hg, और डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यू में 45 mm of Hg आपका CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, ये यूजुअली पूछी बहुत कम जाती है, बट स्टिल अगर बहुत पुराने पेपर्स तुम अगर करोगे आज से कितने 18 या 16 या 15 ईयर्स बैक, तो वहां पे तुम्हें ये वाली टेबल का एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके। सो सिंपल डिफ्यूजन मैंने आपको बता दिया, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन द डिफ्यूजन आर आल्सो सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन को अफेक्ट कौन करता है, तो डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाली चीजें हैं कि मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है। जो आपके जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे एक एल्वियलस की मेम्ब्रेन हो जाएगी, एक ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन हो जाएगी।
ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी अफेक्ट करती है कि इस पर्टिकुलर चीज़ की थिकनेस कितनी है। जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, तो दैट विल अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। नाउ प्रेशर कंट्रीब्यूट्स बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझाया इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से। Is represented as partial pressure of oxygen and the partial pressure for the carbon dioxide. ठीक है, partial pressure of these two gases ये आपके नीचे लिखे हुए हैं. The data given in the table clearly indicates a concentration gradient of the oxygen from the alveoli to the blood and blood to the tissue. Similarly, a gradient of the pressure for the carbon dioxide in the opposite direction, that is from tissue to the blood and blood to the alveoli, as the solubility of the carbon dioxide is 225 times higher than that of the O2. अब ये वाली लाइन जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 to 25 टाइम्स हायर होती है। अगर CO2 पड़ा हो ब्लड में और ऑक्सीजन एक साथ पड़ा होगा तो CO2 सबसे पहले जाके सॉल्युबलाइज हो जाएगा ब्लड में एंड ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर भी एक और गैस है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है। तो यूजुअली एक दो बार ऐसे पूछ लेते हैं कि किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, एंड ऑप्शंस में ये सारे ऑप्शन प्लस एक और कोई ऑप्शन रहता है जिसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है। तो हमें आंसर में कार्बन मोनोऑक्साइड लगाना है बिकॉज इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन से बॉन्ड करने का भी सबसे ज़्यादा क्षमता रखता है। ठीक, so the amount of the CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in a partial pressure is much higher compared to that of the oxygen. अब मेनली आपके डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है थिकनेस जो है वो आपकी 3 मेजर लेयर से बनती है। ठीक है, अब ये याद रखना है कि कौन सी 3 मेजर लेयर्स हैं। वो है आपकी पहली स्क्वामस लेयर, ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वुलाई, एंडोथेलियम आपके कैपिलरीज की, एल्वुलर कैपिलरीज और हमारी बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बेसिकली जैसे कि अगर आप यहाँ देखो तो ये एक स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में है, दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम। ये स्क्वामस एपिथेलियम है किसकी, एल्वुलर कैविटी की। उसके बाद आता है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर उसके बाद आती है आपकी एंडोथेलियम, किसकी, ब्लड कैपिलरी की। फाइन, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट लेयर्स हैं जो कि आपके डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को फॉर्म करती है। स्क्वामस एपिथेलियम लेयर, ठीक है, प्लस आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, प्लस आपका एंडोथेलियम, एंडोथेलियम। फाइन, अब आगे चलते हैं। So composed of a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding a thin layer of the endothelium cells of the capillaries. तो बेसिकली अगर मैं तुम लोगों को शायद समझ में ना आ रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा 2D फॉर्म में करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने बनाया हमारा, लेट्स सपोज पिंक कलर से, ये हमारी हो गई क्या, स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, मैं जस्ट तुम लोगों को स्ट्रक्चर समझाने के लिए बता रही हूँ। ये हमारी सेल्स हो गई स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, एंड इसके नीचे तुम्हारे हो गए क्या, एंडोथेलियम, दिस इज योर एंडोथेलियम। तो ये 3 हमारी मेन लेयर्स हो गई। ठीक, आगे चलते हैं।
सो इन बिटवीन देम हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस, अब इसकी टोटल थिकनेस जो होती है, इनकी टोटल थिकनेस 1 mm से भी कम होती है, 1 mm से भी कम होती है, लेस देन अ millimeter. Therefore all the factors in our body are favorable for the diffusion of oxygen from alveoli to the tissue and that of the carbon dioxide from tissue to the alveoli. अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है जो पूरा समड अप कर रहा है तुम्हारे इस पर्टिकुलर इतना ज़्यादा जो लिखा हुआ था। तो जैसे कि अगर अपन बात करें इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर डायग्राम में, तो यहाँ पे जब इनहेलेशन होता है, जब इंस्पायर्ड एयर अंदर जाती है, तो उसमें अगर एल्वेलाई की बात करें तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 104 mm of Hg। इसीलिए ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स की तरफ आती है। अब यहाँ पे अगर तुम बात करो, ये आपका ये राइट पार्ट हो गया एंड दिस इज योर लेफ्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ से ये राइट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रिया है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर जो भी ब्लड आ रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ब्लू वाला, ठीक है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। और वहीं पे ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन जब ये ब्लड इस तरीके से आता है, जैसे कि मैं ये बनाऊं, ये हमारी एल्वुलस है, एल्वुलाई है, और ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। अब ब्लड जो है उसमें तो डिवीजन नहीं होता है ना। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर ब्लड जो है वो इसकी तरफ आता है, अभी इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ से जो तभी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऊपर की तरफ, मतलब एल्वुलस की तरफ चला जाएगा। एंड ये जैसे ये ब्लड तो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा और इसके अंदर आ जाएगा आपका क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन जैसे ही अंदर गया ब्लड के अंदर, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड यहाँ पे अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज इंक्रीज्ड। इस पर्टिकुलर एरिया में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अभी इंक्रीज्ड है, ठीक है। अब आगे चले तो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग की तरफ गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वेलस के पास छोड़ेगा, ऑक्सीजन अंदर लेगा, और ये पल्मोनरी वेन के होते हुए आपके लेफ्ट एट्रिया की तरफ आके लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये जाएगा आपके टिश्यूज के पास, सेल्स के पास। अब जैसे ही ये आपके सेल्स के पास जाता है, जो भी ऑक्सीजन है वो यहाँ पर डिलीवर हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट में रहता है, इस वजह से ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ब्लड में। और ऑक्सीजन ब्लड में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द सेल्स, तो ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगी, ऑक्सीजन मूव करेगी टूवर्ड्स दी सेल, फ्रॉम ब्लड टूवर्ड्स द सेल। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, इतना ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी समरी पार्ट, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के समरी पार्ट पे आए अपन। यहाँ पे सब कुछ मैंने बहुत छोटे छोटे फॉर्म में लिख रखा है। सो दिस पैसेज एक्सप्लेन्स हाउ गैस एक्सचेंज अकर्स इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेनली इन द alveoli. सो हेयर इज अ क्लियर ब्रेकडाउन ऑफ द की पॉइंट्स। जो की पॉइंट्स है, पहले साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। गैस एक्सचेंज की साइट्स कौन सी हैं, तो alveoli एंड टिश्यूज, जो दो जगह होती हैं वो। Alveoli जो है, this is the primary site where oxygen enters into the blood and carbon dioxide leaves it. Tissues where oxygen moves from the blood to the body cells and carbon dioxide from the cells into the blood. फाइन। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आगे चले तो मैकेनिज्म ऑफ द कौन से मैकेनिज्म से अपन गैस एक्सचेंज करते हैं, तो दैट इज द सिंपल डिफ्यूजन। गैस एक्सचेंज occur by the simple diffusion, meaning gases move from the area of a higher concentration to the lower concentration. The driving force is the partial pressure of the gradient, that is the PO2 and the PCO2. Fine.
देन डायरेक्शन ऑफ द गैस मूवमेंट, अगर मैं गैस मूवमेंट की बात करूँ तो अगर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, एल्वेलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यू, ठीक है। बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाईएस्ट इन द एल्वेलाई एंड द लोएस्ट इन द टिश्यू, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, एल्वेलाई में 104 mm ऑफ एच, और टिश्यू में कितना होता है, सिर्फ 40 mm ऑफ एच, और यहाँ पे 98 mm ऑफ एच होता है, ठीक है। इस वजह से ये आपके अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ग्रेडियंट मूव करता है। अब अगर अपन आगे करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव करता है फ्रॉम टिश्यू टू द ब्लड टू द एल्वेलाई। सेम रीजन कि सबसे ज्यादा टिश्यू में होता है, 45 mm ऑफ एच होता है, एल्वेलाई में 40 mm ऑफ एच होता है, ठीक है। सो और आपके इसमें 45 mm ऑफ एच होता है, ठीक है। आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, यस, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ब्लड में गैस मूव करती है। अब सॉलिबिलिटी फैक्टर के हिसाब से देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिबिलिटी फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होता है। सो इवन दो द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्मॉलर, कार्बन डाइऑक्साइड मोर इजिली डिफ्यूजेस मोर इजिली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस इज द ओनली रीजन कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड भले ही उसका पार्शियल प्रेशर कम है, प्रेशर ग्रेडियंट कम है, क्योंकि उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा है इसलिए वो आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाता है। फाइन। अब अगर अपन और आगे चले तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में यहाँ पे हमने 3 मेन लेयर्स पढ़ी है, ठीक है। इनको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं। ये स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोथेलियम एंड फ्यूज बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। इनकी थिकनेस जो है वो लेस देन अ मिलीमीटर होती है एंड इट विल अलाउ अ रैपिड एंड एफिशिएंट डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। फाइन। अब अगर अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आगे बढ़े तो ये आपकी पर्टिकुलर समरी आ गई, जो इतना सब कुछ अपन ने लिखा। अब मैं टेबल आपको दोबारा से नहीं समझाऊंगी, वी हैव कवर्ड इट इन आवर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो अगर मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करूँ अपने एनसीईआरटी में, तो बस इतना सा है कि ब्लड इज द मीडियम ट्रांसपोर्ट फॉर द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड हमारे दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, जिसमें 97% जो है ऑक्सीजन आपके आरबीसी में से ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना के ट्रांसपोर्ट करते हैं 97%, एंड 3% ऑफ द ऑक्सीजन इज कैरीड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। Nearly 20 to 25% of the carbon dioxide is transported by the RBCs। आपके जो CO2 है उसमें से अगर अपन बात करें तो 20 to 25% जो है वो आरबीसी के थ्रू होगा, वेयर इज 70% ऑफ इट इज कैरीड एज अ बाइकार्बोनेट। अबाउट 7% ऑफ द CO2 इज कैरीड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू अ प्लाज्मा। सो अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर ये इस पर्टिकुलर पैरा की समरी, तो ऑक्सीजन जो है वो आप ट्रांसपोर्ट करते हो आरबीसी के थ्रू एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के, ये पूछा जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, एंड दैट इज 97% HbO2 के फॉर्म में, ठीक है। वहीं पे ऑक्सीजन अगर डिजोल्व प्लाज्मा में, अगर प्लाज्मा में डिजोल्व होके जा रहा है तो वो सिर्फ 3% है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये मेजरली 3 तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट करते हैं। पहला है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा में डिजोल्व होके, सॉरी, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर, दैट इज 70% सबसे ज्यादा, ठीक है। HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। उसके बाद आपके आरबीसी से बॉन्ड बना के इसको बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। एक होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एक होता है कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड करता है तब बोला जाता है, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोला जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड करता है, दैट इज HbCO2। और ये कितना ट्रांसफर होता है, 20 to 25%। वहीं पे अगर अपन प्लाज्मा की बात करें तो वो सिर्फ 7% के थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से हमारा ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कुछ जो हमारे फिनोमिनाज हैं वो हम यहाँ पे कल स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस पर्टिकुलर चैनल। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको इस
पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो देन कमेंट डाउन पीडीएफ, आई सेंड इट टू यू द लिंक, जो कि आपको डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।